तो वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे थे और यहां पर तेजस्वी पहले मंदिर गए और फिर इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। पूजा में शामिल हुए तेजस्वी यादव ने पहले तिलक लगाया और इफ्तार पार्टी में टोपी पहनी। बीजेपी ने अब तेजस्वी के दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि तेजस्वी टीका भूल गए और टोपी पहन ली है। रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी की टोपी पर सियासी वार, तिलक के बाद टोपी पहनने पर तकरार, बिहार में तिलक टोपी पर दंगल। बिहार की सियासत का पारा तेजस्वी यादव की इन तस्वीरों पर हाई हो गया। दरभंगा दौरे के दौरान मंदिर में लगाए गए तिलक को मिटाने और उसके बाद इफ्तार पार्टी में टोपी पहनने पर बिहार में उन पर सियासी सवाल उठ गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दरभंगा गए थे। उनका एक अलग ही रूप दिखा। टीका से नफरत और जालीदार टोपी से प्रेम। अहिल्या स्थान गए, टीका लगाया, चंद कदमों की दूरी पर इफ्तार पार्टी किए, जालीदार टोपी पर पहना और टीका मिटा दिया। और उनके कुछ लोग जो साथ में चल रहे थे टीका भी लगाए हुए थे और जालीदार टोपी भी लगाए हुए थे। इनका तो एक अलग रूप है। मैं ये नहीं कहता कि जालीदार टोपी नहीं पहननी चाहिए, लेकिन टीका मिटा दिया, ये तो सरासर सनातन धर्म के प्रति नफरत का भाव है। तो तिलक को मिटा करके टोपी लगाते हैं, जालीदार टोपी लगाते हैं। शर्म करनी चाहिए तेजस्वी यादव को। ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने धर्म के साथ दूसरे के धर्म का सम्मान करें, न कि अपने धर्म को अपमानित करके दूसरे के धर्म को सम्मान करने जाए। तेजस्वी यादव वोट की रोटी सेकने जाले गए थे आज। मुझे खेद है इस बात का। तेजस्वी यादव दरभंगा में पहले अहिल्या स्थान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा की। मंदिर के पंडितों ने उनके माथे पर तिलक लगाया था। इसके बाद वो कुछ दूरी पर कुमरौली गांव पहुंचे और इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में उनका टोपी पहनाकर स्वागत हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव के माथे पर तिलक नहीं दिखा और इसी तिलक और टोपी पर बिहार की सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने ऐसे एक धर्म के प्रति विशेष लगाव और हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाया। उधर तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को शेयर कर लिखा कि सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर बैठते हैं तो भाईचारा बढ़ता है। तो आप सब लोगों को दिल से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये त्योहार मनाने का है। मिल करके हम आपके खुशियों में शामिल होने आए हैं और ईश्वर अल्लाह भगवान से हमारी प्रार्थना होगी, हम लोग दुआ करेंगे कि बिहार से बेरोजगारी हटे, महंगाई घटे, पलायन रुके, सब लोगों को नौकरी मिले, इसकी हम लोग जो है कामना जरूर करेंगे। तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, हम लोगों का आइडियोलॉजी एक है, महात्मा गांधी। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो देश में हर एक धर्म, हर एक जाति के लोगों को साथ लेके चलने की बात करते हैं। हर एक का त्योहार साथ मिल के मनाने वाले लोग हम लोग हैं। तेजस्वी यादव ने जिस दरभंगा दौरे को गंगा जमुनी तहजीब का दौरा बताया, अब उसी दौरे ने उनकी सियासी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो देश में बाबर और औरंगजेब को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद ने ऐसा बयान दे दिया कि अब नया सियासी संग्राम शुरू हो गया। राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर जो बोला, उसने यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सियासी बखेड़ा शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। दलित नेता और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के इसी बयान के बाद सियासी बखेड़ा हो गया। बाबर और औरंगजेब को लेकर चल रहा घमासान राणा सांगा की तरफ मुड़ गया। उन्होंने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दे दिया और जो कहा उसने सियासत में हंगामा कर दिया कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है,
हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो वहीं सपा सांसद के इस बयान पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमला बोला और तुच्छ मानसिकता वाला बताया। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। वो लोग जो अकबर को महान कहते हैं, आज राणा सांगा जैसे मातृभूमि के लिए अपने एक एक शरीर के अंग में अपने जीवन काल के अंदर घाव झेलने वाले व्यक्ति को गद्दार कहते हैं। मैं समझता हूं कि जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये राजस्थान का गौरवशाली इतिहास हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास के साथ इसी प्रकार के लोग चाहते हैं इतिहास दो खज में चला जाए, पीछे चला जाए, पर जाने वाला नहीं। आज सब लोग जानते हैं राणा सांगा ने जो कुछ मुगलिया सल्तनत को ललकारने के लिए जो युद्ध लड़े, आज वो सारे इतिहास में अंकित है। उनके कहने से कुछ नहीं होगा। तो वहीं राजस्थान में बीजेपी विधायक और राणा सांगा के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए हमला बोला। उन्होंने लिखा कि संसद में ऐसे भी लोग पहुंचते हैं, ऐसों से महाराणा सांगा को कोई प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, मगर सदन की गरिमा और हमारे इतिहास में से एक महान व्यक्तित्व के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान की निंदा की। इन लोगों का इस देश की संस्कृति से प्रेम नहीं है, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो किसी के नहीं है। तो ऐसे लोगों का बयान हम उसका कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और इस समय भारत जिस तेजी से विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे ही पार्टियों के कुछ लोगों के कारण उनकी पार्टी रसातल में जा रही है। जो जन भावना को नहीं समझ पाया है, उसका पतन होना निश्चित है। इस तरह की बात करने वाले लोग, मैं मानता हूं कि वो देश के मित्र नहीं। राणा सांगा पर की गई अभद्र टिप्पणी पर उनके वंशजों में काफी आक्रोश है और उन्होंने सपा सांसद को माफी मांगने की बात कही। तो राणा सांगा तो उनके बारे में ऐसी बात कहते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, नेताओं को क्या हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि राणा सांगा, महाराणा प्रताप, जब तक इन लोगों के बारे में शिवाजी, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जीवन कुर्बान कर दिया, अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी, इस देश को एक सोच दी, एक पगडंडी बनाई जिसपे आज हम रोड़े बना पाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको सबको अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इन लोगों की इन नामों की आवश्यकता है। जब ये ऐसी बातें कहते हैं तो ऑटोमेटिक फेमस हो जाते हैं। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद का ये बयान कि बाबर को महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत में लिख रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उस इब्राहिम लोदी को तो खुद महाराणा सांगा ने खतौली में और बाड़ी में हरा दिया था। और जिस बाबर को वो कह रहे हैं इतना बड़ा नेता बना रहे हैं, वो बाबर खुद बयाना में महाराणा सांगा से हारा था। तो महाराणा सांगा को किसी की जरूरत नहीं थी। उस समय तो हिंदुस्तान में वही छाए हुए थे, उनके साथ सभी रियासतें जुड़ी हुई थी। और हमको गर्व है कि हम महाराणा सांगा की औलाद हैं और हिंदुत्व की रक्षा के लिए महाराणा सांगा और महाराणा के परिवारों ने जो जाने दी है, वो सारा हिंदुस्तान जाता है। हमको किसी इतिहास नहीं जानने वाले की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। फिलहाल दलितों के नेता कहे जाने वाले रामजी लाल सुमन विवादित बयान देकर यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान में सियासी बखेड़ा पैदा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
राजस्थान। और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आईपीएल से पहले झुंझुनू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और एक खेत में चल रहे ऑनलाइन सट्टे का झुंझुनू पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पिलानी पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए ये सट्टा लगवा रहे थे सभी लोग। पिलानी पुलिस ने 1,85,000 रुपए भी इनके पास से बरामद किए हैं। 20 मोबाइल फोन, 16 एटीएम कार्ड, एक पासपोर्ट और कई बैंकों की चेकबुक और पासबुक भी इनके पास से बरामद हुई है। बहरहाल पुलिस अब इनको लेकर के लगातार जांच कर रही है, लेकिन आईपीएल से पहले झुंझुनू पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली। तो मेरठ में सौरभ के 4 टुकड़े करने के बाद मुस्कान और साहिल ने मस्ती की। शिमला, मनाली और कसोल गए। सामने आई तस्वीरों में देखिए कि कैसे साहिल और मुस्कान मस्ती करते दिखे हैं। इसके लिए दोनों ने मेरठ से एक टैक्सी 44,000 रुपए में बुक की थी और 15 दिन के लिए ये घूमने निकल पड़े। मुस्कान की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वो बर्फबारी के बीच मस्ती करते दिखी हैं। और इसके साथ ही शिमला में मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल का जन्मदिन भी मनाया था। कसौल में दोनों ने होली भी साथ में खेली थी, उसकी तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कलयुगी पत्नी की दिल दहला देने वाली करतूत सामने आई है। पार्टी मिलनी चाहिए पार्टी। पत्नी ने हत्या के बाद पति के हाथ काटे, फिर उसकी लाश को एक ड्रम में बंद करके अपने ही घर में गाड़ दिया। मेरठ का इश्क बाउंस बैक, कैब ड्राइवर की गवाही ने चौंकाया। 4 तारीख से लगा लो तुम और शाम के और 17 तारीख की रात को पढ़ो। प्यार का पंचनामा, मर्डर के बाद जश्न। सौरभ राजपूत हत्याकांड की परतें खुली तो पूरी साजिश की टाइमलाइन का पर्दाफाश हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके पहले प्रेमी साहिल ने सौरभ की हत्या के बाद हिमाचल की हसीन वादियों में जश्न मनाया। और ये चौंकाने वाला खुलासा एक कैब ड्राइवर के ऑडियो से हुआ। भैया आप अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना और उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा लिखवाना है, ठीक है ना। और आप बोलना यहाँ लाके कि ये आपका सामान है, इसे रख लो, मैं सुबह ले लूँगा। अब अभी ले आओ आप, पैसे मैं आपको कल ही दे दूँगी। भैया आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊँगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज देना है रात को, केक कट करवाना है। हाँ भैया ठीक है, आप ले आओ और आके गेट बजा देना। थैंक यू। बस आप ये ध्यान रखना पता ना चले उसमें केक है, तो ऐसे ही रख के लाना कि उसमें लगना चाहिए आपका सामान। मेरठ में पति को ठिकाने लगाने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल प्रदेश के टूर पर निकल गई। 4 मार्च की दोपहर से 17 मार्च की दोपहर तक शिमला, मनाली और कसौली घूमते रहे। इस ट्रिप के लिए 44,000 रुपए में टैक्सी बुक की गई। अब कैब ड्राइवर का बयान सामने आया है। 4 तारीख में शाम को गया मैं, जैसे 7, सवा 7 बजे गाड़ी में बैठे। और कब वापस आए? 17 तारीख को 10 या 11 के बीच में। अब तो अच्छे लग रहे थे, खुश थे। हिमाचल प्रदेश की वादियों में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल का जन्मदिन मनाया, उसके लिए केक मंगवाया और कसौली में दोनों ने साथ होली खेली। 18 मार्च को इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब पुलिस मेरठ में सौरभ के घर पहुंची, जहां उसकी लाश एक ड्रम में मिली। उसकी हत्या कर लाश को 4 टुकड़े कर ठिकाने लगाया गया था। लेकिन हमें ये पता चला है कि उस पैसे का इस्तेमाल उन लोगों ने अपने खुद के मकान को बनाने में ले लिया। मकान खरीदा उन्होंने, ठीक है, जो सुनने में आया है। मकान खरीदी उन्होंने, कार ली उन्होंने। तो सौरभ ने जब लौट के आने पर अपने मकान को, अपने खुद का मकान खरीदने के लिए अपना पैसा उनसे वापस मांगा होगा। तब इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके, इन सब लोगों ने, मुस्कान की माँ ने, मुस्कान के बाप ने, मुस्कान ने और जो भी उन्होंने बाहर से दूर करके, इन सब ने मिल करके इसको मोटिव इसके अंदर पैसे का है। सौरभ के परिवार ने मुस्कान के पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि मुस्कान की मां ने कबूल किया कि उनकी बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे बच्चे ने बड़ी गलती करी है। वो अब मैं बार-बार पूछती थी, बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों इतने वीक हो रहे हो? 2 साल में 10 किलो वेट कम होना। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। आज वही वजह है कि वो जेल में है, ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च को हुई थी,
लंदन से लौटने के बाद उसकी ही पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्याकांड के बाद सौरभ की लाश के 4 टुकड़े कर ड्रम में भर दिए गए, जिसे सीमेंट से सील कर दिया गया। इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आया। अब प्यार, पति और रिश्तों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो पेपर लीक के मामलों में राजस्थान की भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब देखने को मिल रहा है। अब आज पेपर लीक घटनाक्रम से जुड़ी बड़ी अपडेट ये सामने आई कि दौसा के जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने पेपर माफिया हर्षवर्धन मीणा को पटवारी पद से बर्खास्त कर दिया। पेपर लीक माफिया पर कसता शिकंजा। हर्षवर्धन मीणा पटवारी पद से बर्खास्त। एसआईटी ने नेपाल बॉर्डर से किया था अरेस्ट। अब तक 86 कर्मचारियों पर गिरी गाज। पेपर लीक, नकल और फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ अब भजनलाल सरकार सख्त एक्शन ले रही है। साथ ही इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने दौसा के पटवारी हर्षवर्धन मीणा को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। हर्षवर्धन मीणा लंबे समय से कई परीक्षाओं में पेपर लीक का आरोपी था। हर्षवर्धन पर जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 में पेपर लीक का आरोप है। साथ ही हर्षवर्धन के खिलाफ पेपर लीक से जुड़ी 6 एफआईआर दर्ज हैं। इस मामले में गठित एसआईटी ने आरोपी हर्षवर्धन मीणा को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। उसके बाद आरोपी हर्षवर्धन मीणा को पटवारी पद से निलंबित कर दिया था और आरोपी लंबे समय से निलंबित चल रहा था। लेकिन अब इस मामले में कठोर एक्शन लेते हुए दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने हर्षवर्धन मीणा को राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन मीणा की पत्नी सरिता मीणा को भी भीलवाड़ा में पटवारी पद से बर्खास्त किया जा चुका है। आरोपी हर्षवर्धन मीणा का पैतृक गांव महवा उपखंड के सालिमपुर में है और गांव में हर्षवर्धन का आलीशान मकान है। इतना ही नहीं, पेपर माफिया हर्षवर्धन ने दौसा के नेशनल हाईवे 21 से जुड़ती हुई कॉलोनी में भी आलीशान मकान बना रखा है। गोविंद देव जी मंदिर के समीप मकान भी चर्चाओं में रह चुका है। एसओजी ने जब मकान में सर्च किया तो पेपर लीक से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। वहीं हर्षवर्धन मीणा के मकान में किसी के प्रवेश पर पाबंदी थी, क्योंकि इस मकान को आश्रम का रूप दिया गया था और इस मकान में हाथरस भगदड़ कांड के बाद चर्चा में आए भोले बाबा उप नारायण हरि का दरबार लगता था। हालांकि वर्तमान में दौसा स्थित आरोपी हर्षवर्धन का ये मकान एसओजी ने सील कर दिया है। आरोपी हर्षवर्धन ने अपने परिवार, रिश्तेदारों और बड़ी संख्या में मित्रों को सरकारी नौकरी दिलाई है या फिर सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए उसकी जगह पर डमी अभ्यर्थी बिठाने का काम किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।